नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संघर्ष। किसी गांव में संजना नाम की एक 20 वर्षीय लड़की रहती थी। संजना के माता पिता एक बाढ़ में बह गए थे और वह पिछले 1 साल से अपने घर पर अकेली ही रहती थी। मिट्टी का कच्चा मकान था उसका। उसके घर के आसपास और भी बहुत से लोगों के कच्चे पक्के घर बने हुए थे। उस गांव में रहते हुए संजना को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि संजना पूरे गांव की बिटिया थी। गांव के सभी लोग उससे बहुत स्नेह करते थे। कहने को तो उसी गांव में संजना के चाचा चाची का परिवार भी रहता था, लेकिन वो संजना की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। संजना ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी थी, इसलिए खूब मेहनती लड़की थी। वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। रोज सुबह उठकर वह जंगल में लकड़ी काटने जाती थी, फिर बाजार जाकर वह लकड़ियां बेचकर अपने लिए खाने पीने का सामान लेकर आती थी। अपना खाना खुद पकाती थी, घर का सारा काम भी खुद करती थी। सभी लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। उसके बाद जो समय बचता था उसमें वह गांव वालों के कामों में मदद कर दिया करती थी। गांव में किसी के घर पूजा होती या कोई भी आयोजन होता तो सबसे पहले संजना को ही बुलाया जाता था। संजना गांव के हर घर को अपना घर समझकर खूब मन लगाकर काम किया करती थी। गांव के सभी लोग उसे प्यार और अपनापन देने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके अपने चाचा चाची उससे खिंचे खिंचे से रहते थे कि कहीं संजना की जिम्मेदारी उनके सिर पर न आ जाए। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसके चाचा चाची उसको कुछ ज्यादा ही दुलार दिखाने लगे। उसकी चाची कभी उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाकर ले आती तो कभी अपने घर पर बुलाकर घंटों उसके साथ बैठकर बातें करती रहती थी। उसके चाचा भी बाजार से उसके लिए खाने पीने की चीजें लाकर देते रहते थे। इतने दिनों के बाद चाचा चाची का ये रूप देखकर संजना बहुत खुश होती थी, लेकिन यह तो बस दिखावा था। चाचा चाची का असली मकसद तो कुछ और ही था। एक दिन उसके चाचा ने संजना से कहा कि बिटिया, अब तू बड़ी हो गई है, तेरे हाथ पीले करने की जिम्मेदारी हम पर ही है। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। लड़का शहर में नौकरी करता है, उसकी बूढ़ी माँ है जो गांव में रहती है। वह शादी के बाद तुझे लेकर शहर चला जाएगा। तू तो आगे की जिंदगी में बस राज करती रहना और अपने चाचा को याद करना। अपनी शादी की बात सुनकर संजना शर्मा गई और उठकर भाग खड़ी हुई। उसके चाचा चाची मुस्कुराने लगे, लेकिन उस दिखावटी मधुर मुस्कान में कितना जहर भरा हुआ था यह संजना को कहाँ पता था। संजना के विवाह में पूरा गांव हंसी खुशी शामिल हुआ। सभी लोगों ने कुछ न कुछ सहायता भी की। सब लोग बहुत खुश थे कि संजना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि संजना की जिंदगी में ये दुखों की शुरुआत होने जा रही है। संजना शादी के बाद अपने पति शोभित के साथ शहर चली गई। 2 महीने तक शोभित ने उसे अपने साथ रखा और उसके बाद उसे अपने गांव ले जाकर अपनी माँ के पास छोड़ आया। संजना की सास उस पर खूब अत्याचार करती थी। दिन भर उससे घर के काम करवाती थी और उसके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करती थी। संजना का वहां दम घुटने लगा था। फिर 6 महीने के बाद उसका पति फिर से उसे शहर लेकर आ गया, लेकिन इस बार वहां का माहौल भी बदला हुआ था। शोभित अपने असली रंग में आ चुका था। वो शराब पीकर देर रात को घर आता और उसकी पिटाई करता था। बस उसे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करता था और फिर सुबह नशा उतरने के बाद वो संजना से माफी मांगने लगता था और संजना का दिल पिघल जाता था। संजना सोचती थी कि अपने प्यार और मधुर व्यवहार से वो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। ऐसे ही देखते देखते 1 साल बीत गया। संजना की जिंदगी दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन संजना के पेट में दर्द हो रहा था। उसने पति से डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो शोभित ने कहा कि ऐसे ही ठीक हो जाएगी, थोड़ा अजवाइन खा ले। संजना ने सब करके देख लिया था, लेकिन उसका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था। रात तक उसका दर्द और भी बढ़ गया था। उसने किसी तरह खाना बनाया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। आज उसे खाना खाने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही थी। देर रात शोभित शराब के नशे में डूबा हुआ घर आया। वो बिस्तर पर बैठ गया। संजना के पेट में जोर की मरोड़ उठी और संजना दर्द से चीख पड़ी तो उसका पति गुस्से में बोला, पेट में ही तो दर्द है, मर तो नहीं रही हो
और शराब के नशे में मुंह फेरकर आराम से सो गया। संजना सोचने लगी, यह भी कोई आदमी है? इससे अच्छी तो वो शादी के पहले थी, जब वो अकेली थी, दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन कम से कम सुकून की 2 रोटी खाती थी, चैन की नींद सोती थी। वहाँ मुझ पर 2 रोटियों के लिए कोई एहसान करने भले ही नहीं आता था और ना कोई उन रोटियों की कीमत वसूलता था। संजना रात भर पेट दर्द से छटपटाती रही। सुबह उससे उठा ही नहीं जा रहा था। उसके पति ने उसे झकझोरते हुए कहा, उठ महारानी, उठकर मेरे लिए चाय नाश्ता बना। अब क्या दिन भर पलंग ही तोड़ती रहेगी? संजना दर्द भरे स्वर में सिसकते हुए बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले चलो ना। शोभित कहने लगा, बेशर्म, बेहया, जब मैंने तुझे पहले ही मना कर दिया था कि मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाऊंगा, तो बार बार डॉक्टर के पास जाने की बात क्यों करती है तू? तू क्या फूल कुमारी है? चुपचाप काम कर, सब ठीक हो जाएगा। औरतों को पेट दर्द तो होता ही रहता है। जरूर तूने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। दिन भर तो तू हंसती ही रहती है। मुफ्त का खाना मिलता है ना? जिंदगी में कभी तूने ऐसे आराम से बैठकर खाना खाया नहीं होगा ना, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया होगा तूने। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? मुझे पता है तू गरीबी के उस दलदल से निकल कर आई है जहां लोग भूखे मर जाते हैं। शुक्र कर कि तुझे इस घर में 2 रोटियां तो मिल जाती हैं। मैं तेरा पति हूँ और पति तो परमेश्वर होता है, क्योंकि वो ही पत्नी का भरण पोषण करता है। तू आगे से मेरे सामने बहस करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुझे पाप लगेगा। संजना हैरानी से उसका चेहरा देखती रह गई। तभी बाहर शोभित के कुछ दोस्त आ गए और शोभित पत्नी की तरफ एक भद्दी सी गाली उछालते हुए घर से बाहर चला गया। संजना की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने उठकर अपने पति के कपड़ों की सारी जेबें टटोल डाली, जिसमें से उसे कुछ रुपए मिले। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठी और धीरे धीरे चलते हुए चौराहे तक आई। उसके बाद एक रिक्शे में बैठकर वह हॉस्पिटल पहुंची। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयां और कुछ परहेज बताए। इधर शोभित जब घर लौट कर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी कहीं नहीं है। उसने पूरा घर देखा, उसके कपड़े बिखरे हुए थे। उसने कपड़ों को चेक किया तो रुपए गायब थे। उसे बहुत गुस्सा आया कि संजना उसके रुपए चोरी करके कहाँ चली गई। वह गुस्से में उफनते हुए उसके घर वापस आने का इंतजार करने लगा। उसने सोच लिया था कि वो इस गलती के लिए संजना को सबक जरूर सिखाकर रहेगा। संजना डॉक्टर को दिखाकर घर पहुंची तो शोभित गुस्से में उफनते हुए उस पर टूट पड़ा और कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रुपए चोरी करने की। संजना ने व्यंग से कहा कि अपने पति के रुपए लेना चोरी नहीं होती है। वैसे भी वो रुपए मैंने किसी गलत काम के लिए नहीं लिए थे, मुझे जरूरत थी तभी मैंने रुपए लिए। यह सुनकर शोभित गुस्से में भड़क उठा और कहने लगा कि तुमने तो अपने पेट दर्द का तमाशा बनाकर रख लिया है। एक तो तुमने खाना नहीं बनाया, ऊपर से चोरी से ले जाकर मेरे रुपए भी बर्बाद कर रही हो। संजना चिढ़ उठी और कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरी जिम्मेदारी नहीं उठानी थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अपनी पत्नी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? तो शोभित गुस्से में बोला, मैं तुझे मुफ्त में उठाकर नहीं लाया। तेरे चाचा को मैंने 5,000 रुपये दिए हैं और मुझे तुझ जैसी औरतों की अकल ठिकाने लगाना अच्छे से आता है। तुझे क्या लगता है तू मेरी पहली पत्नी है? नहीं, तुझसे पहले मेरी 2 पत्नियां और भी थी जो यह दुनिया छोड़कर चली गई हैं। और तुम्हें पेट दर्द हुआ है, कोई कैंसर नहीं जो इतने नखरे दिखा रही हो। तुम्हारा काम बस मेरी सभी जरूरतों का ध्यान रखना है। इतना कहकर उसने संजना की कलाई पकड़कर मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज संजना के सब्र का पैमाना छलक उठा था। उसने झट से शोभित का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया। आखिर संजना कोई नाजुक सी कली नहीं थी, वह गांव के परिवेश में पली बड़ी मेहनती लड़की थी। जिस लड़की ने जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया हो, वह लड़की नाजुक हो भी कैसे सकती है? शोभित ने उसे समझने में भूल की थी। संजना तो अपने रिश्ते को मौका देने और पति के लिहाज के कारण ही आज तक चुप बैठी थी, लेकिन जब उसने देखा कि सीधे सरल रहकर इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, लोग केवल फायदा उठाने लगते हैं, दर्द पहुंचाने लगते हैं, तो उसने भी अन्याय न सहने का फैसला कर लिया था।
संजना के बदले हुए तेवर देखकर शोभित सन्न रह गया। एक पल को उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल वह गुस्से से फुफकारता हुआ आगे बढ़ा। तभी संजना ने सब्जी काटने वाला चाकू निकालकर उसे दिखाते हुए कहा कि देखो, बस बहुत हुआ, तुम्हें मेरे साथ जितना गलत करना था कर लिया। आगे से मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। संजना की गुस्से में लाल हुई आंखें देखकर शोभित सहम गया। फिर भी खुद को उसके सामने मजबूत दिखाने के लिए गुस्से में उसने पानी का मटका उठाकर पटक दिया और कहने लगा कि भाड़ में जाओ तुम, देखता हूँ कि घर में तू सुकून की नींद कैसे सोती है। इतना कहते हुए वो घर से बाहर भाग गया। सच तो यह था कि आज संजना के तेवर देखकर वह बहुत डर गया था। उसे डर लग रहा था कि अगर संजना ने उल्टा उसकी पिटाई कर दी तो क्या होगा। इसलिए अपने बचे कुचे आत्मसम्मान को समेटकर वो वहां से रफू चक्कर हो गया। संजना की सांस फूलने लगी थी। वह चाकू रखकर धम्म से जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। वह क्या सोचकर इस शहर में आई थी। उसके चाचा चाची ने उसके कितने सारे सपने दिखाए थे, लेकिन आज चाचा चाची के बारे में असलियत जानकर उसका मन घृणा से भर उठा था। आज उससे रहा नहीं गया और वह सोचने लगी, ऐसी नर्क जैसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं अपने गांव वापस चली जाऊं। कम से कम गांव के लोगों के बीच में मुझे इतना असुरक्षित महसूस तो नहीं होता था। ऊपर से अब उसे चाचा चाची से मिलकर अपने सवालों के जवाब भी लेने थे कि आखिर उन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सब कुछ जानते बूझते हुए भी वह ऐसे लड़के से उसकी शादी कैसे करवा सकते थे। संजना ने उसी पल अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान बांधकर एक पोटली तैयार की। उसके बाद उसने अपने लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद उसने दवाई खाई और आराम से बिस्तर पर लेट गई। दरवाजा उसने अंदर से बंद कर लिया था ताकि शोभित आकर उसे परेशान ना कर सके। शोभित तो वैसे भी डरा हुआ था, इसलिए वह शराब के ठेके पर जाकर शराब पीने लगा। जैसे जैसे उसका नशा बढ़ता जा रहा था, वह संजना से बदला लेने के बारे में सोचता जा रहा था। दर संजना जब शाम को सोकर उठी तो उसके पेट का दर्द ठीक हो चुका था। उसने अपनी दवाइयाँ ली और पोटली हाथ में लेकर घर से निकल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर में वह इतने सारे अरमान लेकर आई है, उस घर को कभी इस तरह छोड़कर जाना पड़ेगा। वह रेलवे स्टेशन पहुंची और पूछताछ करने के बाद अपने गांव जाने वाली ट्रेन की टिकट लेकर स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगी। वह पहली बार इस तरह अकेले यात्रा कर रही थी। उसका मन बहुत घबरा भी रहा था, लेकिन इस परिस्थिति में उसे हिम्मत से काम लेना ही था। उसकी ट्रेन तय समय से 1 घंटे की देरी से चल रही थी। रात गहराने लगी थी। इधर जब शोभित नशे में झूमता हुआ घर आया तो उसने सोचा था कि घर जाकर वह संजना की अच्छे से खबर लेगा, लेकिन घर का दरवाजा खुला हुआ था और संजना कहीं नहीं थी। यह सब देखकर शोभित को बहुत गुस्सा आया, लेकिन नशे में उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसमें चलने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं बची थी। इसलिए उसने बिस्तर पर अपने शरीर को छोड़ दिया। फिर कब उसे नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। इधर देर रात संजना के गांव जाने वाली ट्रेन आई। संजना ट्रेन में बैठ गई। रास्ते पर उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसका मन बहुत अशांत हो रहा था। सुबह के 6 बजे वह अपने गांव पहुंच चुकी थी। स्टेशन से बाहर निकलकर उसने तांगा किया और गांव की तरफ चल पड़ी। आधे घंटे में वह अपने गांव में पहुंच चुकी थी। रास्ते में जितने भी लोग उसे मिले उसका हालचाल लेने के लिए उसके पास चले आए। संजना अपने कच्चे मकान के बाहर बैठ गई। इतने दिनों से वहां साफ सफाई नहीं हुई थी तो अंदर धूल और गंदगी भरी पड़ी थी। पड़ोस के लोगों ने उसके घर की सफाई करनी शुरू कर दी। बगल की जमुना काकी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई और उसका हालचाल पूछने लगी। इतने लोगों का स्नेह मिलते ही संजना के भीतर सिमटा हुआ दर्द बाहर बह निकला। वो सुबकते हुए बताने लगी कि मेरे चाचा चाची ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उन्होंने कुछ रुपयों के लिए मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवाई जिसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी और उसकी दोनों पत्नियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी जमुना काकी बोली, जाने दे बेटा, तेरे चाचा चाची को भी उनके किए की सजा मिल गई है। तेरी चाची को पिछले महीने ही सांप ने काट लिया
और वह गुजर गई। तेरे चाचा भी अभी लकवाग्रस्त होकर पड़े हैं। उनके बेटे बहू तो उन्हें पूछते भी नहीं हैं। यह सब सुनकर संजना हैरान रह गई। जमुना काकी कहने लगी कि हमारे पास तुम्हारा पता नहीं था, इसलिए हम तुम्हें सूचित भी नहीं कर पाए। संजना की आंखों के कोर गीले हो गए और वह कहने लगी कि मेरे चाचा चाची ने पता नहीं मुझसे किस जन्म का बदला लिया और मुझे ऐसे नर्क में ढकेल दिया। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहकर वह सिसकने लगी तो जमुना काकी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रोती क्यों है बिटिया? हम सब है ना तेरे साथ। अच्छा हुआ तू गांव वापस लौट आई। हम सब मिलकर तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम्हें किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। काकी की बातें सुनने के बाद संजना को बहुत सुकून मिला। उस दिन के बाद से वह गांव में ही रहने लगी। वो पहले की तरह जंगल जाकर लकड़ियां काटकर बेचती थी और स्वाभिमान के साथ 2 वक्त की रोटी खाती थी। वो अपने चाचा के घर की तरफ भूलकर भी नहीं जाती थी। वह धीरे धीरे खुद को संभालने लगी थी। तभी एक दिन शोभित आ धमका और संजना को धमकाते हुए कहने लगा कि तू अभी भी मेरी पत्नी है, इस लिहाज से तुझे मेरे साथ चलना होगा। किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। तू रूठ कर चली आई, अब मैं तुझे मनाने आया हूँ। चल वापस शहर चलते हैं। हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। संजना उसका चेहरा देखकर ही क्रोध से भर उठी। वह कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। मैं सब कुछ बहुत पीछे छोड़कर आई हूँ। मुझे तुम्हें जितना भी मौका देना था मैंने दे दिया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शोभित उसे धमकाने लगा तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए और जमुना काकी कहने लगी कि तुम संजना बिटिया को अकेली मत समझो, हम सब इसके साथ हैं और अगर तुमने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम पुलिस के पास जाएंगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। गांव वालों का रौद्र रूप देखकर शोभित घबरा गया और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। संजना ने राहत की सांस ली कि अब उसके पति से उसकी जान छूट गई। एक बार जमुना काकी की बहू का भाई मोहन गांव आया हुआ था। जब उसने संजना को देखा तो वह मन ही मन उसे पसंद करने लगा और जब उसे संजना की जिंदगी के बारे में, उसके संघर्षों के बारे में पता चला तो उसका मन भीग गया। उसने जमुना काकी से बात की कि वह संजना का हाथ थामना चाहता है। जमुना काकी बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, उस बच्ची ने बड़े दुख देखे हैं बेटा। अगर तुम उस बच्ची का हाथ थाम लोगे तो बहुत पुण्य का काम होगा। फिर उन्होंने संजना को बुलाकर मोहन के बारे में बताया। वैसे तो संजना विवाह के नाम से घबरा जाती थी, लेकिन जमुना काकी ने उसे अच्छे से समझाया और मोहन के अच्छे व्यवहार के बारे में बताया तो संजना का मन भी बदल गया। फिर एक मंदिर में मोहन और संजना की शादी हो गई। उस दिन के बाद से संजना की दुनिया ही बदल गई। मोहन उसे खूब प्यार दुलार से रखता था। संजना ईश्वर को धन्यवाद देती थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।